तो लेट्स स्टार्ट विद पीएनसी। ठीक है, तो पीएनसी के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है ना, ये बेसिक्स भी कवर अप कर देगा। जरूरी नहीं कि विल अज्यूम कि जो सिलेबस लेवल का है वो चीज तुम्हें सब कुछ याद है, आती है। ठीक है, ये सब कुछ ए टू जेड कवर अप करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप। बेसिकली लेट्स से वो क्या बोल रहा है कि जॉब वन जो है ये एम वेज से हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड जॉब टू ये एन वेज से कर सकते हैं। इसके अंदर जॉब थ्री जॉब फोर ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट दो के लिए लेट्स डिफाइन। ठीक है ना, अब अगर हमें जॉब वन और जॉब टू करनी है तो इन दैट केस इस चीज के करने के टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, ठीक, दैट इज नथिंग बट अगर और है तो आइदर ये करो और ये करो तो वो आ जाएंगे टोटल एम प्लस एन वेज। एंड सिमिलरली अगर हमें जॉब वन एंड जॉब टू करनी है, अब पहली जॉब भी करनी है एंड दूसरी जॉब भी करनी है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे एम इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज एम इंटू एन आ जाएंगे। इसके अंदर दोनों को ऐड करके आएंगे। ठीक है, अब ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, क्यों ऐसा ऐड हो रहे हैं, क्यों ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से पार्टी में रेडी होने के लिए आपके पास नो शर्ट्स में दो ऑप्शन है। चलो लेट्स से शर्ट में तीन ऑप्शन है, शर्ट वन, शर्ट टू, शर्ट थ्री। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब रेडी हो गए तो आइदर शर्ट वन और शर्ट टू और शर्ट थ्री पहनोगे, तो ऑब्वियसली केस वन वन वन, तो इनको ऐड करोगे तो टोटल कितने वेज आ गए जिसमें तुम डिफरेंट वेज रेडी हो सकते हो, दैट इज थ्री वेज। तो ऐड करोगे, क्योंकि अब देखो या तो तुम ये करोगे या तो ये करोगे या तो ये करोगे, तीनों चीजें साथ में तो कर नहीं सकते, तीनों शर्ट साथ में तो पहन नहीं सकते। तो यह बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें जॉब वन ही हो रही है एट ए टाइम, क्योंकि या तो हम जॉब वन करें या तो जॉब टू करें। तो बोथ जॉब्स आर नॉट हैपनिंग, बोथ जॉब्स आर नॉट हैपनिंग। ठीक है ना, एक्चुअली में इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज हो रही है, या तो जॉब वन हो रही है या तो जॉब टू हो रही है। इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर दोनों हो रही है, बोथ आर। ठीक है, इसमें दोनों हो रही है, बोथ आर हैपनिंग, इसके अंदर सिर्फ एक ही हो रही है। ठीक है, तो जॉब वन और जॉब टू, यहाँ पे जॉब वन एंड जॉब टू। अब देखो जैसे मान लो रेडी होने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि या तो मैं जीन्स पहनूं या तो मैं फॉर्मल पैंट्स पहनूं। जीन्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, जीन वन जीन टू। एंड फॉर्मल पैंट्स के लिए मेरे पास पैंट वन पैंट टू पैंट थ्री ऑप्शन है। ऐसे ही या तो शर्ट पहनूं या तो टी शर्ट पहनूं। शर्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, शर्ट वन शर्ट टू शर्ट थ्री। एंड टी शर्ट के लिए टी शर्ट वन टी शर्ट टू, ये ऑप्शन है। अब देखो पेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो टोटल मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए, आइदर टू और थ्री, क्योंकि दोनों में से एक ही पहनूंगा, तो टोटल कितने ऑप्शन आ गए, फाइव, दोनों को ऐड किया। ऐसे इधर कितने ऑप्शन आ गए, दोनों को ऐड करके दैट इज अगेन फाइव। लेकिन अब अगर ओवरऑल रेडी होना है मेरे को, तो मेरे को ये भी पहनना है एंड ये भी पहनना है, तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 25 केसेस आर देयर इन विच आई कैन गेट रेडी। ठीक है ना, तो टोटल 25 केसेस। अब इनको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर जीन्स वन एंड जीन्स टू है एंड टी शर्ट वन टी शर्ट टू टी शर्ट थ्री, अज्यूम करिए केस है। तो अब जीन वन के साथ तो मैं कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ ना, तो थ्री केसेस आ जाएंगे, ऐसे इसके भी थ्री केसेस आ जाएंगे, तो दैट इज थ्री इंटू टू, तो दैट इज सिक्स, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लीकेशन आता है। तो दीज आर द टू बेसिक लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जो चीज हमारी आती है साथ में जो काउंट होती है, ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है ना, टोटल केसेस इज इक्वल टू फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल केसेस। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको बाइजेक्शन रूल हम बोलते हैं, नेगेशन वाला। ठीक है ना, अगर हम मान लो ये निकालना है और ये निकालना सिंपल है, राइट, तो हम टोटल में से अनफेवरेबल माइनस कर देंगे तो फेवरेबल आ जाएगा, राइट। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है,
ठीक है ना? तो क्या चीज़ है ये बेसिकली कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। ये इसका मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है ना? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ। बेसिकली जो जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट का यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब कुछ आएगा। उस चीज़ की बात हो रही है कि एक सेट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट सेट मिला के ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है? अच्छा। अब जैसे देखो जरा एग्जांपल देखो जरा इसका। ठीक है? तो एग्जांपल इज़ कि example is let 7-digit number is to be formed. ठीक है? Then find total number of numbers. Then find total number of numbers that can be formed if first case all digits distinct. ठीक है? Second repetition allowed. Third, no two consecutive digits same. ठीक है? Fourth case is ठीक है नंबर डिविजिबल बाय 3 repetition not allowed and 0 is not used ठीक है and 0 is not used ठीक है चलो पहले ये वाले केसेस देखते हैं ठीक है अब देखो जरा टोटल 7 डिजिट नंबर बनाना है ठीक है फर्स्ट क्या है केस कि ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए अब हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ठीक है तो ये डिजिट्स हमारे पास आगे सारे के सारे 0 से लेके 9 ठीक है अब ये डिजिट्स को यूज करना है हमें ठीक है एंड 7 डिजिट नंबर बनाना है तो एक चीज सबसे पहले देखो कि अ, जो कंडीशनल स्पेसेस होती है ना उनको सबसे पहले हम फिल करने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ पर कंडीशनल स्पेस क्या आ रहा है फर्स्ट वाला ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो 7 डिजिट नंबर नहीं बनेगा 6 डिजिट नंबर बनेगा तो यहाँ पर जीरो को छोड़ के बाकी सारी केसेस आ सकते हैं आइदर दिस और दिस और दिस और तो टोटल केसेस कितने बन गए 1 से लेके 9 1 1 1 ऐड करते हैं तो 9 केसेस इधर आ सकते हैं 9 केसेस अब इधर जो इधर आ गया वो वापस इधर नहीं आ सकता तो इधर 8 केसेस प्लस जीरो को इंक्लूड करके टोटल इधर भी 9 केसेस हो जाएंगे तो इधर कितने केसेस आ सकते हैं 9 केसेस आ सकते हैं ऐसे एक कम होके 8 7 6 5 4 तो ये आंसर है दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और मैं इसको ये भी कर सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 ताकि ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाए 9 फैक्टोरियल तो ये बन जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इस तरीके से शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं ठीक है बट अदरवाइज ऐसे भी चलेगा ठीक है तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का सेकंड क्या बोल रहा है सर एक बार फिर से समझा दो भाई वासु डाउट बता क्या हुआ सर वो मैं मतलब डिस्कनेक्ट हो गया शायद ओके 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 तो देख डिजिट्स अवेलेबल हमारे पास ये है ठीक है इनको यूज करके 7 डिजिट नंबर बनाना है तो 7 डिजिट नंबर कैसे बनेगा पहला जो डिजिट है वहां पे जीरो नहीं आ सकता बड़ी सिंपल सी बात है हाँ जी सर
तो 0 को छोड़ के बाकी 9 केसेस बने, तो इधर 9 केसेस आ गए। अब जो इधर आ गया रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो जो इधर आ गया, राइट, वो इधर नहीं आ सकता। तो इधर अगर 9 आ रहे हैं तो इधर 8 आएंगे, लेकिन 0 इधर आ सकता है, तो टोटल इधर भी 9 केसेस हो। ठीक है, जो इधर आ गया अगेन वो इधर नहीं आ सकता, तो टोटल 8 केसेस, इधर 7 6 5 4। तो टोटल आंसर कितना जाएगा? आप देख, 7 डिजिट नंबर बनाना है, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये केस हमारा चला गया। ठीक है सर। अब इसी को सिंपल तरीके से अगर लिखना है फैक्टोरियल के, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये चल गया हमारा, ये चला गया 9 फैक्टोरियल। तो ये चला गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 3 फैक्टोरियल। दिस इज ठीक है आंसर। सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि रेपिटेशन इज अलाउड। अब अगर सेकंड क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर रेपिटेशन अलाउड है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या जाएगा फिर कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 3 4 5 6 7, फर्स्ट पोजीशन पे तो 9 केस ही आएंगे, क्योंकि 0 अगेन नहीं आ सकता। लेकिन जो इधर आ गया वो इधर भी आ सकता है, और 0 भी यहाँ पे आ सकता है, तो 10 केसेस। अब अगेन ये वाली चीज इधर भी आ सकती है, तो 10 10 10 10 10, तो 9 इंटू 10 की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा सेकंड का। ठीक है। थर्ड, थर्ड केस क्या है? टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। ठीक है। ठीक है, तो देखो अगेन यहां पर तो फर्स्ट वाले में तो केसेस 9 ही आएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सोचो कि जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो 8 केसेस, लेकिन 0 इधर आ सकता है, तो इधर भी 9 केसेस। अब अगेन जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो 8 केसेस, लेकिन ये वाला चीज इधर आ सकती है, तो अगेन इधर भी 9 केसेस। ऐसे हर एक पोजीशन पे टोटल केसेस कितने जाएंगे? 9। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 9 की पावर 7। इस केस में किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक। सर फिर से दुकान अच्छा, तो देखो जरा क्या हो रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो, कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अज्यूम करो, अब कंडीशनल स्पेस को सबसे पहले फिल करना है, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो 9 केसेस में से कोई भी एक डिजिट आ गया, राइट। अब जो डिजिट इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, राइट। तो इधर 8 केसेस आ गए, लेकिन 0 इधर आ सकता है, तो इधर 9 केसेस। अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर 8 केसेस आ गए, लेकिन इधर वाला डिजिट तो इधर आ सकता है। वो रिपीट यहाँ पे रिपीट हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, तो इधर अगेन 9 केसेस आ गए। ऐसे ही जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, तो इधर अगेन 8 केसेस आ गए, लेकिन ये वाला चीज इधर आ सकती है, तो इधर 9 केसेस। इस तरीके से रिपीट करते रहेंगे, तो हर एक पोजीशन पे 9 9 केसेस बन जाएंगे। तो टोटल आंसर इज नथिंग बट सबको मल्टीप्लाई करके 9 की पावर 7। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, नंबर को डिविजिबल बाय 3 करना है, एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड होनी चाहिए, एंड 0 इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो 0 को यूज नहीं करना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस केस को करने के लिए मैंने ये देखा, 0 को छोड़ दिया, तो बाकी क्या बना मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये डिजिट्स को चूज, इनमें से टोटल 7 डिजिट्स चूज करने हैं, राइट। इनमें से टोटल 7 डिजिट्स को चूज करना है, राइट। एंड ठीक, सच दैट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, सच दैट वो 7 डिजिट्स जो हैं उन सबका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है ना, उन सबका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो वो करने के तरीके क्या होंगे? अब देखो, उसके लिए मैंने पता क्या किया, मैंने इन सबका सम करके देखा क्या चीज जा रही है। 9 के 9 डिजिट्स का, राइट। तो इनका सम कितना जा रहा है? 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5, तो दैट इज 9 इंटू 5 45। तो यार ये भी डिविजिबल बाई 3 होता है, राइट। कहने का मतलब ये चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, yes, the total 9 digit sum is divisible by 3।
अब इसको टोटल 7 डिजिट्स के अंदर जो बाकी 2 डिजिट्स बचेंगे इनके अंदर अलग-अलग करना है। अब देखो, अगर मेरे को ये भी 7 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो जिनको मैं हटाऊँगा वो भी डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए, तभी तो जाके पूरी इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज़ पूरी इक्वेशन ही नहीं बन सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 9 के 9 डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 है, 7 का भी डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन 2 का डिविजिबल बाय 3 नहीं आ रहा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो कहने का मतलब है कि सिलेक्टिंग 7 डिजिट्स जिनका सम डिविजिबल बाय 3 है, इससे अच्छा हम ये कर लें कि 9 में से 2 डिजिट्स को रिजेक्ट कर दें जिनका सम डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। राइट? तो जिनको छोड़ेंगे बाकी जो बचेंगे वो 7 डिजिट्स हो जाएंगे जिनका सम डिविजिबल बाय 3 जा रहा है। अब 9 में से ऐसे कौन से 2 डिजिट्स पॉसिबल हैं सेलेक्ट करना जिनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। ठीक है? 9 और 3। हाँ, शुरू से देखते हैं 1। तो 1 का कॉम्बिनेशन क्या-क्या है? ठीक है? तो 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा? 1 का 2 के साथ जाएगा। ठीक है? 1 का 5 के साथ जाएगा। 1 का 8 के साथ जाएगा। ठीक है? चलो 2 का 1 के साथ एक तो चला गया। ठीक है? 2 का 4 के साथ जाएगा। ठीक है? 2 का 6 के साथ सॉरी 2 का 7 के साथ जाएगा। ठीक, दैट्स इट। फिर 3 का तो 6 के साथ जाएगा, 3 का 9 के साथ जाएगा, इसके अलावा वो नहीं जा नहीं सकता। ठीक है? फिर 4 का 4 का 2 के साथ ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है? अच्छा 4 का 5 के साथ, ठीक है? एंड 4 का 8 के साथ, ठीक है? दैट्स इट। फिर 5 का ऑलरेडी पीछे वालों के साथ तो जा चुका है, 5 का 1 के साथ जा चुका है, 5 का 4 के साथ जा चुका है, 5 का 7 के साथ। ठीक है? अच्छा इसके अलावा है नहीं पॉसिबल। ठीक है? उसके बाद 6 का पीछे वाले के जा 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 चुका है, 6 का 9 के साथ बचा था, ये आ गया। ऐसे ही 7 का पिछले वाले सबके साथ जा चुका है, 7 का 2 के साथ जा चुका है, 7 का 5 के साथ जा चुका है, 7 का 8 के साथ हो नहीं सकता। नहीं, 7 का 8 के साथ बिल्कुल पॉसिबल है, तो 7 एंड 8। ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा 8 का 9 के साथ हो नहीं सकता, 9 का 9 के साथ हो नहीं सकता। तो कितने केसेस बने हमारे? ठीक, दैट इज़ 3 टू 5 टू 2। ये टोटल 9 केसेस हो गए। 9 एंड 3 टोटल 12 केसेस हो गए। हाँ जी, प्लीज़ कन्फर्म करो क्लियर हुआ? सर 9 का 9 के साथ नहीं हो सकता? हाँ जी? 9 का 9 के साथ। अच्छा भाई रिपीटिशन। रेपिटेशन नहीं है। ठीक है? तो टोटल 12 केसेस आ गए। इन 12 केसेस को काउंट करने का लिस्ट डाउन ना करना पड़े एक और तरीका होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है? तो टोटल 12 केसेस आ गए हमारे पास। अब ये सोचो कि यस टोटल 12 केसेस आर देयर इन व्हिच वी कैन सिलेक्ट 7 डिजिट्स और वी कैन रिजेक्ट 2 डिजिट्स। अब 2 को रिजेक्ट करेंगे तो बाकी जो बचेंगे वो भी तो 7 डिजिट्स होंगे। तो रिजेक्ट करने का तरीका इज सिलेक्ट करने का तरीका। रिजेक्ट 2 करने का तरीका इज सिलेक्ट 7 करने का तरीका। अब 7 डिजिट्स तो आ गए, लेकिन उनको अरेंज भी तो करना है। तो 7 डिजिट्स को अरेंज करके 7 डिजिट्स को अरेंज करके कितने नंबर्स बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। ठीक है? ये 7 फैक्टोरियल कैसे आया? ये चीज को मैं बता देता हूं। ठीक है? बेसिकली क्या चीज है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। सर अगर 0 भी इंक्लूडेड है तो 30 पड़ेगा 60 90 भी नहीं होंगे? नहीं, फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए जीरो नॉट इंक्लूडेड मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बोला था, जीरो नॉट इंक्लूडेड। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? अब ध्यान से देखो जरा, हमारे पास एन जगह है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 सो टिल ऑब्जेक्ट एन। अब इन एन ऑब्जेक्ट्स को इन एन जगह पे अरेंज करना है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? अब देखो, पहली पोजीशन पे कितने केसेस अवेलेबल है भाई? एन में से कोई भी आ जाए, राइट? सेकंड पे n-1, एक जो आ गया वो दोबारा आ नहीं सकता। फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन टिल 2 into 1, 3 into 2 into 1। तो टोटल कितना चला जाएगा? दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ठीक है? तो टोटल हमारा केसेस चले जाएंगे n फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये चीज है, तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका। ठीक है? ए बी सी को अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 केसेस आएंगे। कैसे? ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी। ये टोटल 6 है। इसके अलावा जो मर्जी केस लिखो, वो इन 6 में से ही एक आधा केस आएगा, इसके अलावा वो कोई आ नहीं सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि 12 तरीके आ गए 7 डिजिट्स को सिलेक्ट करने के।
अब उन 7 डिजिट्स को अरेंज भी तो करना है, उन 7 डिजिट्स को अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा, दैट इज 7। इस तरीके से टोटल आंसर क्या चला गया हमारा, दैट इज 12 into 7 factorial, दिस इज द फाइनल। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा अच्छा, अब ये चीज देखो, ठीक है, कि इसी चीज को करने का और तरीका क्या था, विदाउट लिस्टिंग डाउन किया। ठीक है, देखो इसके अंदर 3 के मल्टीपल टाइप के जो नंबर्स हैं वो क्या है, 3 के टाइप के नंबर्स हैं 3। 3 के प्लस 1 टाइप के नंबर्स कितने हैं, 1, 4 एंड 7, ये भी 3। 3 के प्लस 2 टाइप के नंबर्स कितने हैं, 2, 5 एंड 8, ये भी 3। अब देखो अगर मेरे को दो नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 3 चाहिए, राइट, या तो दोनों इस टाइप के नंबर हो जाए तो 3C2, इनमें से दो नंबर को चूज कर लो। ठीक है, या फिर अगर मेरे को दो नंबर्स का सम डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो एक इसका नंबर ले लो, एक इस टाइप का नंबर ले लो, तो 3C1 into 3C1 तो कितना हो जाएगा, 3C2 तो 3 होता है, ये 3C1 3 होता है, तो 3 into 3 तो दैट इज 9, तो 9 + 3 टोटल केसेस कितने चले गए, 12 केसेस। तो 12 केसेस आर देयर, ठीक है ना, विदाउट लिस्टिंग डाउन 12 केसेस आर देयर इन विच टोटल हमारे जो नंबर आएंगे, दो नंबर इस तरीके से सिलेक्ट होंगे कि दोनों का सम डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, अगेन 3C2 का मतलब देखो कौन कौन से केसेस है 3C2 जो दोनों 3 से डिविजिबल है, एक ये और एक ये। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, व्हाट इज दीज 9 केसेस, 9 केसेस क्या है कि एक नंबर डिविजिबल बाय 3 करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, दूसरे का रिमाइंडर 2 आएगा। देखो बाकी सारे केसेस, रिमाइंडर 1 आया, एक का रिमाइंडर 2, एक का रिमाइंडर 1, एक का रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 1। ठीक है, एंड इस केस में रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2, दैट्स इट। और वही ये 9 केसेस हमारे, राइट, ये वो 9 केसेस आ गए जो रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 वाले हैं, ये रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 वाले, यानी कि दोनों डिविजिबल बाय 3 वाले केसेस 3 आ गए, दोनों का सम किया 12 केसेस आ गए। अब उनको अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल, सो टोटल आंसर इज 12 into 7 फैक्टोरियल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर ये 3K + 1 मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकंड चिराग, एक सेकंड, क्या बोल रहा है अर्नव? सर जो ये वाला मेथड था 3K + 1 वो हम किसी और नंबर के साथ भी कर सकते हैं हाँ हाँ जैसे हाँ, लेकिन यहाँ पर हाँ मतलब कर सकते हो, ये मेथड याद रखो बस, ठीक है, इस तरीके से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अच्छा, चिराग क्या हुआ बताओ जरा। भाई स्क्रीन ही दिख रही। स्क्रीन कह रहा ज्वाइन करो। डिस्कनेक्ट हो गया था उसका। डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? पहले तो पी देखो, ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, NPR, इसका मतलब क्या होता है, परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। ठीक है, कि n में से r चीजों को पकड़ के अरेंज करना। ठीक, जैसे एग्जांपल हमारे पास A B C 3 चीजें हैं, इनमें से दो चीजों को पकड़ के अरेंज करना, तो क्या आ जाएगा, AB या तो BA, BC या तो CB, AC या तो CA। तो these are the total number of ways of permutating two things out of 3, और वो इधर से क्या जाएगा 3P2। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो दिस थिंग इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है, ये जो चीज है परमुटेटिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 2, या ये चीज परमुटेटिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 2, दिस इज सेम एज दैट ऑफ कि अगर हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल है ABC एंड 2 स्पेसिस को फिल करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो A या तो B या तो C। अब अगर इधर A आ गया या तो इधर B आएगा या तो C आएगा, अगर B आ गया या तो A आएगा या तो C आएगा, इधर C आ गया या तो A आएगा या तो B आएगा, तो टोटल ये वही 6 केसेस बन रहे हैं जो इधर 6 केसेस बने, यानी कि दिस सिचुएशन, ठीक है, कि 3 चीजों को यूज करके 2 स्पेसिस को फिल करना और 3 में से 2 चीजों को परमुटेट करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसलिए
परमुटेटिंग r things out of n. ठीक, परमुटेटिंग r things out of n is same as that of, ठीक है, filling r spaces with n objects. ठीक है, तो इससे हमारा npr का फॉर्मूला आएगा। अब देखो हमारे पास r स्पेसिस है, ठीक है, ये r स्पेसिस है, n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब पहली पोजीशन पे आने के लिए कितने ऑप्शन है, n, फिर n-1, फिर n-2, n-3, सो टिल rth पोजीशन पे क्या केस जाएगा, rth पोजीशन पे क्या वैल्यू जाएगी, जल्दी, -r n minus r plus 1 n-r+1 ठीक है। एपी है, एपी के अकॉर्डिंगली rh पोजीशन निकालो, पता चल जाएगा। या फिर ऐसा सोचो, फर्स्ट पोजीशन में -0 हो रहा है, सेकंड पोजीशन में -1 हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे -2 हो रहा है, तो rth पोजीशन पे r-1 माइनस होगा, तो इन ए वे बन गया n-r+1, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब इन सब का प्रोडक्ट करना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, npr का n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू so on till n-r+1, ठीक है। अब इसको एक मीनिंगफुल टर्म में लाने के लिए देखो, एक एक कम होता जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका भी एक कम टर्म क्या रहेगा, n-r, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर n-r-1, n-r-1 से, फिर so on till 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर में जो चीज जा रही है, राइट, क्या चीज जा रही है, दैट इज नथिंग बट 1 से लेके n तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, जो दैट इज n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 1 से लेके n-1 तक n-r का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, तो दैट इज n-r फैक्टोरियल। So that is how we get the formula npr, ठीक है। तो npr का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड npr का अगेन मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, इट इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का मतलब कि n में से r चीजों को पहले सिलेक्ट करना, फिर उन r चीजों को अरेंज करना, दैट इज npr। तो ये उल्टा नहीं आ गया आर और एन का, मतलब मतलब आर ऊपर नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आंसर देखो, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रही है। नहीं नहीं सर, वो जैसे आरसीएन होता है ना, एनसीआर होता है, सॉरी सर मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ आप उल्टा बोलो, ठीक है। अब जैसे ये है, इसका क्या जाएगा, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, तो 6 आंसर। इसलिए हमारा जो 3p2 आ रहा था, यहाँ पे 3 में से 2 चीजों को पकड़ के अरेंज करने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ 6 आ रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में पीएनसी क्या करता है, पीएनसी बेसिकली इज अ टॉपिक, ठीक है, इज अ फील्ड बेसिकली विच डील्स विद द काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो, एक तरह से अगर हमें 3 में से 2 चीजों को अरेंज करना है, तो या तो हर एक केस में लिस्ट जंप करो, फिर काउंट करो, या फिर पीएनसी के मेथड्स को यूज करके मैं काउंट करूं, और इसके लिए मेरे को लिस्ट डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो पीएनसी क्या बोलता है कि क्या ऐसे तरीके हैं कि जिनसे हम केसेस को काउंट करें और मेरे को लिस्ट डाउन भी ना करना पड़े। अब खुद सोचो, जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर ये 9 इंटू 10 की बार 6 केसेस आ रहे हैं, सोच रहे हो कितने ज्यादा केसेस आए, 90 लाख केसेस आए। अब 90 लाख केसेस को कोई एक एक करके लिस्ट डाउन थोड़ी ना करेंगे, कौन कौन से नंबर बन रहे हैं, सीधा काउंट कर लिए ना हमने, राइट, कि यस इतने केसेस बनेंगे, और यस दिस इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इतने ही बनेंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो दिस इज पीएनसी, ठीक है, पीएनसी ये काम करता है, काउंट करने में हेल्प करता है विदाउट इवन लिस्टिंग द केसेस। तो इसमें हमें ये समझाने के लिए लिस्ट डाउन किया था कि ऐसे केसेस क्या बन रहे हैं और दूसरे के अंदर सेम बन रहे हैं, बट अदरवाइज हमें लिस्ट डाउन नहीं करना है। हाँ जी, एक डाउट ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज डाउट है कि हम 70 नंबर के अंदर लास्ट के अंदर 9 लेंगे, क्योंकि 0 तो आएगा ही नहीं। अच्छा 9। भाई फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता, लास्ट में तो 0, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना, तो लास्ट वाला 10 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो दिस इज पी, दैट इज परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज देखी कि नंबर ऑफ वेज
of arranging R objects, ठीक है, that is nothing but R factorial। अब इन दोनों को यूज करके हम C को डिफाइन करेंगे। कैसे? देखो NCR क्या होगा? नंबर ऑफ वेज of choosing R objects out of N, ठीक है, वो हो जाएगा NCR। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली NPR इज नथिंग बट सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या जाएगा? NCR, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अरेंजमेंट। अब R चीजों को अरेंज करने का तरीका R फैक्टोरियल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR, ठीक है। क्या चीज? परमुटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अरे R चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका NCR, राइट। अब उन R चीजों को अरेंज करने का तरीका R फैक्टोरियल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नथिंग बट परमुटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा परमुटेशन हमारा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि यहां से NCR का फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट NCR। तो इसलिए यहां से n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल टोटल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट NCR। तो NCR की वैल्यू क्या आ गई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो दिस इज योर NCR, दिस इज योर कंप्लीट NCR। इस तरीके से पहले P डिफाइन करते हैं, फिर फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, राइट, अरेंजमेंट का n फैक्टोरियल, देन उसके बाद C डिफाइन होता है। तो दिस इज द टोटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ PNC, ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ PNC। अब देखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फाइंड 5 digit numbers formed using digits 2, 4, 3, 6, 7, 8, 9 whose digits are always in increasing order, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है, ठीक है, इन डिजिट्स को यूज करके। टोटल 7 डिजिट्स है, राइट। तो इन 7 डिजिट्स को यूज करके हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, राइट, सच दैट वो जो डिजिट्स हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है ना, जिसके डिजिट्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब इसके लिए हमने क्या किया? पहले तो इन 7 में से 5 डिजिट्स को सिलेक्ट किया, दैट इज 7C5। अब ये सोचो कि मान लो ये 5 डिजिट आ गए। अब ये 5 डिजिट को यूज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर कितने बनेंगे? एग्जैक्टली एक, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो 5 डिजिट का एक ही होगा ना यार, सबसे छोटा पहले लगाओ फिर उसके बड़ा आगे लगाओ, तो एक ही ऑर्डर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मेरे को इन सिलेक्टेड 5 डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका सिर्फ एक ही होगा। उन 5 डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का तरीका सिर्फ एक ही होगा, यानी कि इस केस में अरेंजमेंट नहीं करनी थी, सिर्फ सिलेक्शन नहीं करनी थी। अरेंजमेंट करने का एक्चुअली में करनी नहीं है, करने का तरीका एक ही है, करनी है, करने का तरीका एक ही है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो। अब कंसेप्ट कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से हमें चीजों को समझना पड़ेगा, फिर जाके हम चीजें समझेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे अब आगे देखो जरा। सर ये समझ नहीं आया। अच्छा भाई देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 7 डिजिट्स अवेलेबल है, इन 7 डिजिट्स को यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाना है जिनके जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। बात समझा? हाँ जी। जैसे 2, 3, 6, 7, 9, तो डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट्स अ 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दीस डिजिट्स, आ जाना। हाँ जी। अब ऐसे कितने डिजिट्स कैसे ऐसे कितने नंबर बनेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, 7C5 मतलब 5 डिजिट्स को पहले सिलेक्ट किया जिनको यूज करके भाई नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। बात समझ? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब जो सिलेक्टेड 5 डिजिट है, रैंडमली कोई भी 5 डिजिट को सिलेक्ट कर रहे हैं, यूज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर कितने बनाए जा सकते हैं? मान ले तूने ये हाँ ये किया,
इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक ही बनेगा ना, कोई भी 5 डिजिट को सिलेक्ट कर, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो एक ही बनेगा भाई। तो दैट हाँ इज जी, ऑफ रेंजिंग। लेकिन सर इसका मतलब तो सिर्फ हमने सिलेक्ट ही किया है। एक्चुअली में सिलेक्ट मतलब नहीं, यहीं पे गलती हो रही है। हमने सिलेक्ट किया, मतलब फाइनल दिख रहा है, हमने सिर्फ सेलेक्ट किया, अरेंज किया है, क्योंकि अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज ही सिर्फ एक है, इसलिए हमें लग रहा है कि हमने अरेंज किया ही नहीं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके उस एक के अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल भी नहीं है ना जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के साथ मैच करे। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक 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 है। चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, बेसिक के अंदर ही आ रहा है ये चीज अब दोबारा। ठीक है, कि परमुटेशन ऑफ alike objects। मतलब अगर मेरे पास ए बी सी है तो इनको अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? तो इन जनरल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ए वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी सर पिछले क्वेश्चन जैसे 5 डिजिट नंबर बनाना था हमने, तो हाँ उसको जी। मतलब उस बेस से करके दिखा दो। सर 5 स्पेसेस हम लोग ले लेते हैं, फिर केसेस बना के देखिए कौन सा किस पे आएगा। ऐसे स्पेसिस कर वाला, सकते हैं? आप बोल रहे हो कि 5 गैप्स वाला मेथड? हाँ जी। नहीं, गैप वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, वो कहाँ पे लगेगा? अभी थोड़ी देर में आ जाएगा गैप मेथड एंड टाइम मेथड, थोड़ी देर वेट करो। ठीक है ना, ओके सर। हो जाएंगी कहाँ पे लगेगा, कैसे लगाना होता है गैप मेथड। एंड दूसरा उसका एक ऑपोजिट भी होता है टाइम मेथड, वो अभी आने वाला है। ठीक है, डोंट वरी, इनफैक्ट अगला मेथड ही वही है। ठीक है ना, जस्ट 1-2 मिनट के लिए वेट कर लो वो, लेकिन हाँ वो यहाँ पे नहीं लग सकता, बस ये चीज समझो। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अगेन मतलब क्या है कि दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर सेम है उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, अब पता क्या होता है इसके अंदर, ये डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करते हैं? ठीक है, एक्चुअली में क्या चीज होती है, ये चीज समझो कि, अच्छा मान लो मेरे पास ऐसा है, इसको समझाने के लिए ना मैं ऐसा लिखता हूं कि A1 A2 एंड B है, इनको अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट वुड बी A1 A2 B, A1 B A2, A2 B A1, A2 A1 B, B A1 A2, B A2 A1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने चले गए? टोटल नंबर ऑफ वेज 6 चले गए। ठीक है, इन तीनों को अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वेज 6 चले गए। अब इन केस अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A हो जाए तो ये 6 केसेस क्या जाएंगे? देखो, A B, A B A, A B A, A B, B A, B A, राइट? क्या हुआ? ये दोनों केसेस सेम हो गए, या क्योंकि सेम आ रहे तो ये सेम, इनको 1 काउंट करूंगा। राइट, ऐसे ही ये दोनों केसेस सेम हो गए, इनको 1 काउंट करेगा, इन दोनों केसेस को सेम काउंट करूंगा, तो टोटल 3 केसेस आ जाएंगे। अभी कैसे हुआ? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज 3। अब ये क्यों हुआ? एक्चुअली में क्या हो रहा है कि देखो कौन से केसेस को मैं सेम मान रहा हूं, ये दोनों केसेस को। ये दोनों केसेस कौन है? जहां पर A1 A2 आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जैसे A1 A2 आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, अगर वो दोनों सेम चीजें हैं तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज करके जो केसेस बनेंगे वो केसेस हमारे सेम रहेंगे, उतने केसेस को मैं सेम काउंट करूंगा। तो every 2 factorial cases will be counted as 1, every 2 factorial cases will be counted as 1, every 2 factorial cases will be counted as 1। तो अगर every 2 factorial cases को मैं 1 काउंट करूंगा तो टोटल केसेस कितने जाएंगे? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करके। यहाँ पे बच्चों को जनरली माइंड में ये चीज आती है, इन दैट केस -2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 2 फैक्टोरियल केसेस सेम है, एक्चुअली में सिर्फ 2 फैक्टोरियल केसेस सेम नहीं है, एवरी 2 फैक्टोरियल केसेस आर सेम। तो ये वाले 2 फैक्टोरियल केसेस भी सेम है, ये वाले 2 फैक्टोरियल केसेस भी सेम है, ये वाले 2 फैक्टोरियल केसेस भी सेम है। तो 2 फैक्टोरियल केसेस इनटू यूनिकली काउंटेड केसेस, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यूनिकली काउंटेड केसेस कितने आ जाएंगे? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो दैट इज व्हाई डिवाइड करते हैं, माइनस नहीं करते। इस तरीके से ये चीज आता है बेसिकली। अब ये डिवाइड वाली चीज कहां से आई? जितने सेम केसेस हैं हमारे, जितने सेम चीजें हैं,
उनकी आपस में अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उनकी अरेंजमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उतने नंबर ऑफ केसेस को हम सेम काउंट करते हैं, तो उतने को हम 1 काउंट करते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राइट, ओके ओके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये बेसिक नहीं है, अब बेसिक से थोड़ा आगे जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज टाइम मेथड, एंड गैप मेथड, ठीक है। पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये नाम के ऊपर मत जाना, एक्चुअली में सिलेबस लेवल का कंसेप्ट है, ठीक है। बस उसके अंदर इसको नाम को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था एंड नाम को समझाया नहीं जाता था, लेकिन है ये सिलेबस लेवल का कंसेप्ट है ये भी, लेकिन ये बेसिक में नहीं आता, ठीक है ना। इसको अब ध्यान से देखो क्या चीज करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। टाइम मेथड, गैप मेथड, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। देखो, मान लो कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि इसकी अरेंजमेंट करनी है सच दैट ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, केस 1, और केस 2, ए एंड बी आर नेवर टुगेदर, ठीक है। ए एंड बी हमेशा इकट्ठे हो जाएं, या फिर ए एंड बी कभी भी इकट्ठे ना हो, ठीक है। ए एंड बी या तो हमेशा इकट्ठे हो जाए, या तो ए एंड बी कभी भी इकट्ठे नहीं है। अगर ए एंड बी को हमेशा इकट्ठे रखना है, राइट, तो हम क्या करते हैं, टाइम मेथड यूज करते हैं। एंड अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को कभी भी इकट्ठे नहीं रखना, तो इन दैट केस हम गैप मेथड यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइम मेथड एंड गैप मेथड? करेंगे क्या, अब अप्रोच कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये चीज समझो कि जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स को हमें इकट्ठे रखना है, जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स को हमें इकट्ठे रखना है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उनको टाई करके एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसको टाई मेथड बोलते हैं। क्या चीज, जिनको हमेशा इकट्ठे रखना है ए एंड बी, अब 3 भी है तब भी चलेगा, 4 है तब भी चलेगा, 5 है तब भी चलेगा, 6 है तब भी चलेगा, इट डज नॉट मैटर ओनली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बस क्या करेंगे, इकट्ठा बांध के रख लेंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा बांध के रख लेंगे, उनको टाई कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब इस केस में देखो, फर्स्ट केस में फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा हमारा, ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, तो ए एंड बी को मैंने एक सिंगल यूनिट मान लिया, बाकी सी डी ई एफ अब नॉर्मल अरेंजमेंट करेंगे। अब इनको अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, अब इसको 1 काउंट करेंगे तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल इनटू, अब क्योंकि ए एंड बी आपस में लेकिन पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट, ए बी एंड बी है, तो इसलिए इधर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इनकी आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, इनका अंदर ही अंदर आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा टोटल जाएगा टाइम मेथड, ठीक है। अच्छा, अब गैप मेथड क्या बोलता है कि अब ए एंड बी को अगर कभी भी इकट्ठे नहीं रखना, तो गैप मेथड यूज करेंगे। अब गैप मेथड को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिनको कभी भी इकट्ठे नहीं रखना उनको छोड़ के बाकी चीजों को अरेंज करेंगे। तो सी डी ई एफ इन चारों को अरेंज किया ए एंड बी को छोड़ के, तो कितने इनको अरेंज करने के तरीके, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये चीज क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग objects except the objects which are to be kept separate, ठीक है, ठीक है। उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करने का तरीका। अब आगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने ये चीज देखा कि जैसे हमने इनको अरेंज किया तो इनके बीच में गैप्स क्रिएट हो गए, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये, टोटल 5 गैप्स क्रिएट हो गए, एक साइड में एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे और इनके इन बिटवीन। अब इनमें से कहीं पर भी ए एंड बी को रखो, देखो अगर मैंने ए को इधर रखा, बी को इधर रखा, तो मेरा ऑर्डर क्या बन जाएगा, सी ए डी बी ई एफ। ये मत सोचना कि ये गैप अभी भी इधर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि ई एंड एफ के बीच में अभी भी गैप है, नहीं। अब जहां पर फिलिंग नहीं हुई वहां पे गैप बचा नहीं, जहां पे फिलिंग होगी वहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, दैट्स इट।
तो ये बन गया। अब देखो ए एंड बी अलग अलग हो गए, क्यों? क्योंकि देखो ए एंड बी को हम कहाँ पे फिट करने की कोशिश करें, इनके बीच में। अब इनमें इन पांचों पोजीशन में कहीं पर भी ए एंड बी को रखोगे तो बीच में कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो यानी कि अगर ए एंड बी के बीच में कोई ना कोई आएगा तो ए एंड बी कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो यहां पर हमारा गैप मेथड लगता है। तो गैप मेथड को लगाने का अब देखो क्या फाइनल क्या करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल तो आ गया, लेकिन ये जो 5 गैप्स और क्रिएट हुए, इन पांचों गैप्स में कहीं पर भी 2 चीजों को सिलेक्ट करके वहां पे ए एंड बी को अब अरेंज करना है, ठीक है, जिनको इकट्ठा नहीं रखना। तो पहले किया मैंने 5C2, 5 में से 2 चीजों को सिलेक्ट किया, 2 जगह को सिलेक्ट किया। अब उन दोनों जगह पे ए एंड बी को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, या फिर सीधा मैं 5P2 बोल सकता था, ठीक है। तो दिस इज योर गैप मेथड। तो सर हाँ जी, हाँ जी, मैं ये वाला नहीं कह रही थी, जैसे पहले आप ये करा लो फिर मैं बाद में बताती हूँ क्या ओके होता है। ओके, पहले ये कराना, ठीक है। तो यहां पर जाता है अब हमारा टाइम मेथड एंड गैप मेथड, ठीक है। अगेन टाइम मेथड क्या चीज है कि अगर कुछ चीजों को इकट्ठा करना है तो टाई करो, सिंगल यूनिट मानो और उनको बाकियों के साथ अरेंज करो एंड उनको आपस में भी अरेंज करो। देन अगर कुछ चीजों को इकट्ठा नहीं रखना है देन उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो एंड उनके बीच में जो गैप्स फिल हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, राइट, उन गैप्स के बीच में उन चीजों को अरेंज करो, फिल करो, जिनको कभी भी इकट्ठा नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यही चीज ए एंड बी के लिए हमने की, यही चीज एबीसी के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे जाएगी, ठीक है ना। टाइम मेथड एंड गैप मेथड फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया केस आएगा इसके अंदर और वो सिर्फ 3 के लिए ही आता है। 3 मतलब 2 के लिए नहीं आता, 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है। तो 3, 4, 5 सबके लिए आएगा। अब ध्यान से देखना क्या केस है। देखो अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो अब मेरे पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यार टोटल केसेस जो रहेंगे, राइट, टोटल वेज और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे 7 फैक्टोरियल। दैट विल बी इक्वल टू, देखो टोटल में से अगर मैं देखूं एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो एबीसी तीनों के तीनों इकट्ठे रहेंगे, ए बी सी ऑल टुगेदर, ठीक है, और ए एंड बी टुगेदर एंड एंड सी सेपरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि ए बी सिर्फ ए बी इकट्ठा नहीं है, मतलब एबीसी तीनों में से कोई भी 2 इकट्ठे, 2 टुगेदर एंड 1 सेपरेट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 2 टुगेदर एंड 1 सेपरेट, ठीक है, और 3 सेपरेट, तीनों के तीनों अलग अलग, ठीक है। ये 3 केसेस जाएंगे। पहले क्या था, इस 2 के केस में क्या था कि टोटल केसेस, ठीक, दैट इज इक्वल टू ए एंड बी टुगेदर, और ए एंड बी सेपरेट, ठीक है। या तो ए एंड बी इकट्ठा होगा या तो ए एंड बी अलग अलग होगा, बात खत्म। एक्चुअली में ये वाला केस तब नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, पहले वाले केस के अंदर क्या करते थे हमें, देखो ये वाला मेथड क्या बोलता था, टुगेदर टाइम मेथड, ये क्या बोलता था, गैप मेथड, ठीक है। अब देखो टोटल केसेस निकाल लिए। अब सोचो मेरे लिए गैप मेथड मेरे को मुश्किल लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, टाइम मेथड लगाऊंगा, टोटल में से ये वाला माइनस करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा पंगा है, ये चीज क्या है, ऑल टुगेदर ये टाइम मेथड, ऑल सेपरेट गैप मेथड। अब यहां पर अगर मैं टोटल में से ये चीज को माइनस करूंगा तो मेरे को ऑल टुगेदर वाला केस नहीं मिलेगा, याद रखना। मेरे को एक्चुअली में ये दोनों केसेस का सम मिलेगा। यही मेन चीज है जो तुम्हें बतानी है। क्या चीज, अगर मैं टोटल केसेस में से ऑल आर सेपरेट को माइनस करूंगा तो जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइदर ऑल आर टुगेदर और 2 आर टुगेदर एंड 1 सेपरेट, ठीक है। या फिर अगर मैं टोटल में से, ठीक है, टोटल में से ये चीज को सबको इकट्ठा करके माइनस करूंगा तो बेसिकली मेरे को क्या मिलेगा, ये सारे के सारे इकट्ठे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, या तो सारे के सारे अलग होंगे या तो कुछ इकट्ठे होंगे, ये भी मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, टोटल में से टाइम मेथड को एंड गैप मेथड को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को ये चीज मिलेगी।
अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। मेथड में ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब देखो जरा, जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेट 10 persons are made to stand in a row, ठीक है, then find total number of possible ways if first part no restriction, second 2 persons A and B not together, not stand together, ठीक है, थर्ड A and B together, fourth case if ठीक है, A and B together, C and D together, but AB and CD not together, ठीक है, ए बी के साथ खड़ा होगा, बी सी डी के साथ खड़ा होगा, लेकिन ए बी एंड सी डी इनका जो ग्रुप है ये आपस में कभी इकट्ठा खड़ा नहीं होगा, ठीक है, ओके। देन फिफ्थ इज, ठीक है, ए इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, ठीक है, देन सिक्स्थ इज no two of A, B, C, D stand together, ठीक है, then seventh is all A, B, C, D not stand together, ठीक है, all A, B, C, D not stand together, ठीक है, then eighth is between B and C A stands, ठीक है। चलो ये केसेस हैं। अब ये केसेस को मेरे कराने से पहले आई वुड से कि पहले तुम खुद का दिमाग लगा लो, ठीक है, तो एक बार पहले खुद का दिमाग लगा लो क्योंकि मेथड अभी तुम्हें क्लियर है, तो एक बार खुद का दिमाग लगा लो क्या करोगे कैसे करोगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है, ध्यान से स्टार्ट करो, शाबाश। तो इसके अंदर क्या चीज अब हो रही है, ठीक है, लेट 10% आर टू बी स्टैंड, पहले का तो क्या आ गया, नो रिस्ट्रिक्शन, तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो पहले का तो क्लियर है, हमें क्या चीज जाएगी 10 फैक्टोरियल। दूसरा एंड बी आर नॉट टुगेदर, तो बाकी 8 को हमने अरेंज किया 8 फैक्टोरियल, उनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हुए 9, उन 9 गैप्स के अंदर हमने 2 को अरेंज कर दिया, तो दैट इज 9p2, तो ये आ गया सेकंड का। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, 9p2। अच्छा अब देखो ये समझ नहीं आया, क्या पत्थर से करवा दो एक बार। 8 लोगों को हमने अरेंज किया, उनके बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए 9, तो 8 लोगों को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, उनके बीच में 9 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस को सिलेक्ट करके वहां पे ए एंड बी को रखने का तरीका क्या आ जाएगा 9p2। बात समझा भाई दक्ष? ओके सर। ठीक है ना। अच्छा दक्ष ये बता क्या आएगा ए एंड बी टुगेदर? 10c3 into 2, 10c3 into 2, क्यों? क्योंकि ए एंड बी इंटरचेंज भी सकते हैं आपस में। अरे 10c3 कहां से आया? ए एंड बी को एक माना और फिर सी एंड डी होकर कर रही है वो अकेले। कहां है सी एंड डी? कुछ तो अरे 10c3 कैसे आया, मैं ये बोल रहा हूँ 10c3 10 में से कौन सी 3 चीजों को चूज किया? अच्छा सी एंड डी को नहीं रखना, मतलब कि 10c1 10c1 भी क्यों आया? कौन सी एक चीज को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा तू? ए एंड बी को एक यूनिट माना मैंने।
तो ए एंड बी को एक यूनिट मानने का तरीका 10C1 थोड़ी ना होता है। 10C1 का मतलब होता है 10 में से एक चीज को चूज करना। 8C1 आएगा। 8C1 भी क्यों आएगा? 8 में से एक चीजों को तू सिलेक्ट क्यों करना चाहता है? सी क्यों करेगा तू? पहले तो ये बता। सी तो सिलेक्शन होता है, चूज करना। तो तू चूज ही क्यों करना है? पहली बात तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट के तरीके हो रहे हैं, हमारे पर्सन्स को अरेंज करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो ए एंड बी को एक यूनिट माना, बाकी 8 और एक ये टोटल 9 यूनिट्स आ गए। अब इन 9 यूनिट्स को अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, ए एंड बी का आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा इसका। तो हाँ जी। बात समझा? हाँ जी सर। ठीक। अच्छा आगे, ए एंड बी टुगेदर, सी एंड डी टुगेदर, बट ए बी एंड सी डी आर नॉट टुगेदर। ठीक है। अच्छा दिया बताओ इसका क्या करोगे? हेलो, हाँ जी सर। इसका क्या करोगे? ए एंड बी टुगेदर, सी एंड डी टुगेदर, बट ए बी एंड सी डी आर नॉट टुगेदर। टोटल केसेस में से माइनस कर देंगे जो वो टुगेदर होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूं हाँ बोलो बोलो। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 एक फैक्टोरियल। सेकंड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं। सर पहले तो ए बी को इकट्ठे ले लो, फिर सी डी को इकट्ठे ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी हमारे पास बचे इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। परफेक्ट। फिर 7p2। 7p2 क्यों? सब मेरे को एक मिनट देखने दो। बिकॉज जो 7 गैप्स बचे उनमें से हमने 2 गैप्स चुनने हैं, परफेक्ट। और चुन के वहां पे ए बी एंड सी डी का जो ग्रुप बन गया उनको रखना है। और फिर सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बिकॉज ए परफेक्ट। और वो ए भी। बी को अरेंज करने का तरीका एंड सी डी को आपस में अरेंज करना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर 8 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए अगर ए बी और सी डी को ग्रुप किया? 8 फैक्टोरियल क्यों? सर अगर ए बी को ग्रुप कर सुनो लिया, ए बी को ग्रुप कर लिया, सी डी को ग्रुप कर लिया, बाकी 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो इनको रैंडम अरेंजमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा हाँ। डायरेक्ट अरेंज 8 फैक्टोरियल करूंगा तो ए बी सी डी इकट्ठा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन सर हमें लेकिन 6 बचेंगे और ए बी और सी डी। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ उनको तो गया। अब इनको गैप में फिल करोगे ना बेसिकली। ए बी सी डी का जो ग्रुप बन गया इनको गैप में फिल करोगे। बात समझे? हाँ जी सर। हाँ दक्ष भाई क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। गलतियां सोचो, गलतियां बहुत कर रहे हो। देखो जरा कंसेप्ट ध्यान से समझो। ए इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दक्ष बताओ। सर 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैसे? एक्सप्लेन करो कैसे। क्योंकि ए को हमने एक एक्सट्रीम पे रख लिया और बाकी 9 तो अपने चेंज कर सकते तो हैं। भाई ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ए अगर इधर हुआ तो 9 फैक्टोरियल, इधर हुआ तो 9 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 9 फैक्टोरियल ना भाई। हाँ जी। तो 2 इंटू 9 फैक्टोरियल इसका। ठीक है। अच्छा काव्या, हेलो काव्या, राजवीर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। अच्छा हाँ जी बताइए। सर ये जो ए इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम वाले में इसको हमने 2C1 भी नहीं करना साथ में एक मल्टीप्लाई? वो ये वही है 2C1। नहीं सर, मैंने ये भी किया है और वो भी किया है। क्यों? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? बताओ। पहले तो 9 पोजीशंस उन्होंने फिल कर दी बाकियों ने एक को छोड़ के, फिर उसके बाद हमने 2 पोजीशंस में से किसी एक में एक को डालना, तो वो 2C1 आ गया। एक सेकंड। टोटल पोजीशन पहली बात तो हमारे पास 10 है, तो एक को छोड़ के 9 फैक्टोरियल आ गई। तो एक को छोड़ के इस ठीक है फिर पता चल गया मुझे। ठीक मैंने एक को भी अरेंज कर दिया बट ये तो हाँ ठीक है। तो 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओके काव्या। सर वो है ही नहीं क्लास में। है ना, अभी ज्वाइन की है, अच्छा। डिस्कनेक्ट हुई थी। अच्छा वो माइक नहीं अभी ऑन हुआ उसका। ठीक है राजवीर। यस सर।
राजवीर भाई अगला, ए नो टू ऑफ ABCD आर टुगेदर। सर नो टू का मतलब कोई भी इकट्ठे नहीं हो सकते, मतलब 3 भी नहीं हो सकते, 4 भी नहीं हो सकते, फिर गैप में फिल कर दिया। तो गैप, परफेक्ट, तो इसके अंदर आ जाएगा गैप मेथड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ABCD को छोड़ के बाकी 6 को अरेंज किया 6 फैक्टोरियल, बाकी 6 के लिए टोटल गैप्स कितने बन गए 7, तो 7P4। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है राजवीर, यस सर। ये वाला बताओ क्या होगा, एंड हाउ दी 6th and 7th केस इज डिफरेंट। सर ऑल ABCD आर नॉट टुगेदर, मतलब 4 नहीं हो सकते, मतलब 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। परफेक्ट, फिर टोटल में से माइनस कर दिए कि सारे इकट्ठे हैं। परफेक्ट, इसके अंदर टोटल में से सारे इकट्ठे होने का माइनस ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑल आर नॉट टुगेदर का मतलब यह है कि 3 तो इकट्ठे हो सकते हैं, 2 इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज के अंदर कोई भी 2 इकट्ठे नहीं आ रहे, मतलब ना 3 आएंगे ना 4 आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल में से सबको इकट्ठा करके जो केस आएगा वो करना पड़ेगा। तो 10 फैक्टोरियल सबको इकट्ठा करके सारे केसेस, माइनस वो केसेस जिनके अंदर ABCD सारे के सारे इकट्ठे हैं, तो ABCD को टाई मेथड से इकट्ठा करो। ठीक, तो कितना बन जाएगा, बाकी 6 और एक ये ऑब्जेक्ट 7 फैक्टोरियल, और इन चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टोटल नंबर। इन दोनों केसेस में फर्क बहुत अच्छे से मेरे को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो बताओ। तो 7th वाले में 2 इकट्ठे हो सकते हैं, 3 इकट्ठे हो सकते हैं, बट सिर्फ 4 नहीं इकट्ठे हो सकते। एग्जैक्टली, ऑल आर नॉट टुगेदर, ऑल नॉट स्टैंड टुगेदर। देखो इसका मतलब ये है, ABCD ABCD नहीं आना चाहिए, लेकिन ABC एंड D कहीं अलग, ये चलेगा। ठीक है सर। तो टोटल में से हमने सबको इकट्ठे वाला केस को माइनस कर दिया, बात खत्म। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। अर्नव, यस सर। 8th केस। सर टाइम मेथड लगा लिया। आर यू श्योर ऑफ योर मेथड? एक मिनट, नहीं सर, फिर से नहीं, ओके, रुक जाओ। शुभम। सर हाँ जी, सर 7th में जैसे ऑर्डर दिया हुआ है ABCD, तो इसका ऐसे हो सकता है कि ABDC हो जाए, कि वो तब भी नहीं आएंगे। हाँ, जैसे मर्जी हो जाए, मतलब किसी इन चारों को किसी भी ऑर्डर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया ना। तो मतलब वो भी केस नहीं आएगा ABDC बिल्कुल वाला। सही, बिल्कुल सही। ओके ठीक है शुभम। सर हाँ जी, 8th वाला। इसमें सबसे पहले BAC को टाई कर दिया, तो BAC को टाई कर दिया, फिर तो सर अब वैसे ये CAB भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इसके लिए जो BAC का है कि उसका 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिए। 2 फैक्टोरियल क्यों, इन दोनों के लिए? सर मतलब इसका मतलब है कि इसके आगे सारे परम्यूटेशंस करके हाँ बिल्कुल, तो वो आ जाएगा हाँ, तो इनको एक चीज मानना है। ठीक, तो बाकी कितने बचे, 7 और एक ये 8, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बोल रहे हो ना शुभम? हाँ जी सर। बिल्कुल सही। अगेन दोबारा समझो क्या चीज हुई, ये तीनों को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक, इनको इकट्ठा एक यूनिट मान लिया, और बाकी 7 है, 7 और एक ये 8, तो 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, लेकिन B एंड C आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि A हैज टू बी इन बिटवीन। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए आया 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये हमारा चला गया टोटल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गुड, ठीक है। सो हाँ जी, सर 6th पार्ट फिर से समझा दो। 6 पार्ट में स्तुति देखो क्या बोल रहा है वो, नो 2 ऑफ ABCD स्टैंड टुगेदर, मतलब कोई भी 2 इकट्ठे, इन चारों में से कोई भी 2 इकट्ठे नहीं होने चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, ABCD सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को छोड़ के स्तुति, ठीक है, इन चारों को छोड़ के बाकी सबको अरेंज करेंगे, EFGHIJ। ठीक है, अब इनके बीच में जो गैप्स क्रिएट होंगे, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इन टोटल 7 गैप्स क्रिएट हो, इन 7 में से किसी भी 4 गैप के अंदर ABCD को फिल कर देंगे। अब देखो जैसे ABCD, तो क्या बन जाएगा ये, CED, F, उसके बाद G, उसके बाद A, H, I, B एंड J। तो देखो क्या ABCD इकट्ठे आए? नहीं, कोई ना कोई तो उनके बीच में आ गया ना, तो इसलिए गैप्स के अंदर फिल करेंगे ताकि कोई भी 2 ABCD इकट्ठे ना हो सके। बात समझे?
अब उसको करने का तरीका क्या है कि पहले ABCD को छोड़ के बाकी 6 को अरेंज करो, ठीक है। तो 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, उनके बीच में 7 गैप्स क्रिएट हुए, 7 गैप में से 4 गैप पे 4 चीजों को अरेंज करने का तरीका 7p4। तो क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ जी, वो मैं 7th पार्ट पे कंफ्यूज हो गई थी, अब समझ। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स मेड using all letters of Mississippi such that first part all S's are together and all I's are together, ठीक है। सेकेंड, no two I's are together, ठीक है। थर्ड, both P together but I's are separate, ठीक है। I's are separate, ठीक है। फोर्थ, all I's not together, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Let a regular polygon of n sides is given. Then find first total number of diagonals, second total number of triangles having two sides in common with polygon, ठीक है। थर्ड, total number of triangles having one side in common with polygon, and fourth, total number of triangles having no side in common with polygon, ठीक है। यस, ये दो क्वेश्चन है, ठीक। तो टाइम काफी हो रहा है, एक काम करो, इनको नोट कर लो या ये नोट्स में साथ में आ जाएंगे, तो इनको कल पहले स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर आगे जाएंगे, ठीक है। सर आईज आर सेपरेट का मतलब? एक सेकेंड, ऑल आईज आर नॉट टुगेदर या फिर आईज आर सेपरेट? आईज आर सेपरेट मतलब सारे के सारे आई अलग अलग होने चाहिए, ओके सर, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।